हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गैलेक्सी। हमने एक नई सीरीज़ शुरुआत की थी जिसका नाम था गैलेक्सी सीरीज़। और इस सीरीज़ में हमने 2 चैप्टर शुरुआत किए थे। एक था फिजिकल केमिस्ट्री का जो कि केमिकल काइनेटिक्स है, एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर था वो था हमारे पास में जीओसी। और हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो उसकी कंप्लीट कर ली थी जिसमें हमने ये देखा था कि कैसे कैसे जीओसी में हम कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि हम इसमें पढ़ने वाले हैं। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम जीओसी। ठीक है, अब जीओसी जो है बेसिकली आप जब भी स्टार्ट करेंगे जीओसी को, सबसे पहले हमारे पास इसका इंट्रो आता है जीओसी का। ठीक है, अब इंट्रो में अगर इंट्रो की बात करें जीओसी की, तो जीओसी का यही है कि जीओसी हमारे पास फर्दर इसकी मतलब कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं जिनमें कि जीओसी का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और जीओसी की मैं बात करूं तो जीओसी के अंदर सबसे पहले जो टॉपिक आएगा वो आता है आपका बॉन्ड के बारे में, कि कैसे कैसे बॉन्ड टूटती हैं, कैसे कैसे बॉन्ड बनती हैं। मतलब कि आप बात करेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। जब एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा तो उसके अंदर बेसिकली होता क्या है, बॉन्ड ब्रेक होगी और बॉन्ड फॉर्म होगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो रिएक्शंस है वो कुछ भी नहीं है, बॉन्ड का ब्रेकेज और बॉन्ड का फॉर्मेशंस है। ठीक है, अब वो जो बॉन्ड टूट है मतलब कि जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें जो बॉन्ड है वो बॉन्ड कैसे टूटेगी, उसके 2 टाइप्स होते हैं। एक तो होमोलिटिक फ्यूजन होता है, एक हेटेरोलिटिक फ्यूजन होता है। होमोलिटिक फ्यूजन में क्या होगा कि जो 2 एटम्स होंगे जिनके बीच में बॉन्ड होगी वो बॉन्ड टूटेगी होमोलिटिकली, और वो जो होमोलिसिस है वो बेसिकली हीट या फिर लाइट के प्रेजेंस में हो सकता है और उससे रेडिकल्स बनते हैं। हेटेरोलिटिक फ्यूजन से आयनिक स्पीशीज बनती हैं। ये सब हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले जो बात आती है हमारे पास में, मैं बात करूं आपके पास में क्या है, ए बी। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल आपके पास में प्लस सी गिव राइज टू ए और सी की बॉन्ड बन चुकी है और बी की जो ए से बॉन्ड थी वो टूट गई है। ठीक है, ये कोई भी एक मैंने जनरल रिएक्शन ले ली है जिसमें कि रिएक्टेंट साइड में ए और बी के बीच में बॉन्ड थी जो कि टूट गई है, और प्रोडक्ट साइड में और ए और सी के बीच में बॉन्ड बन गई है। तो इसमें बॉन्ड ब्रेक भी हुआ है और बॉन्ड फॉर्म भी हुआ है। ठीक है, अब कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन है वो एक इंटरमीडिएट के थ्रू जाएगी, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक स्पीशीज बनती है जो कि हाईली अनस्टेबल होती है, थोड़े टाइम के लिए बनती है, वो होती है इंटरमीडिएट। ठीक है, अब इसकी मैं बात करूँ, मान लो इंटरमीडिएट इसमें बने तो क्या हो सकता है कि भाई ए प्लस बनाओ और जो हमारा बी था सी था सॉरी वो क्या हो प्लस सी नेगेटिव हो, तो ए और सी की बॉन्ड बन गई हो। ठीक है, ये हो सकता है। और ये हो कि ए हमारा रेडिकल हो प्लस सी भी रेडिकल हो, तो इन दोनों के बीच बॉन्ड बन सकती है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब इतना सा है कि कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होगी उसमें बॉन्ड ब्रेक भी होगा और बॉन्ड फॉर्म भी होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास में और एक बात ध्यान रखना, जो बॉन्ड फॉर्मेशन है ना, बॉन्ड फॉर्मेशन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। ठीक है, अब मैं बात करूँ इसके बाद में, ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड 2 टाइप से फर्दर टूट सकती है, और वो 2 टाइप्स हमारे पास में बेसिकली मैं यहाँ से शुरू कर देता हूँ टॉपिक नया। देखिएगा टॉपिक ये शुरू कर देते हैं हम बॉन्ड फ्यूजन का। किसका? बॉन्ड फ्यूजन। ठीक है, या बॉन्ड बोल सकते हैं बॉन्ड का क्लीवेज। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉन्ड का क्लीवेज 2 टाइप से होगा, मैंने आपको बताया। कितने टाइप से होगा? 2 टाइप से। जो हमारे पास पहला टाइप होगा वो होगा होमोलाइटिक क्लीवेज या होमोलाइटिक फ्यूजन, और जो सेकंड होगा वो होगा हेटेरोलाइटिक फ्यूजन या बोल सकते हो क्लीवेज। ठीक है, अब देखिएगा होमोलाइटिक क्लीवेज में क्या होगा और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में क्या होगा। देखिएगा होमोलाइटिक क्लीवेज में मैं मान के चलूँ ए और बी, ये हमारे पास में एक मॉलिक्यूल था, ये बॉन्ड है जो कि हमें तोड़नी है। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ए की वो इक्वल होगी किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ
बी के, मतलब इस बॉन्ड से जो दो एटम जुड़े हुए हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास में हैं। ठीक है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये होमोलिटिकली ये बॉन्ड क्लीव हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन ए के पास, एक इलेक्ट्रॉन बी के पास। ठीक है, एरो मैंने ये नहीं दिखाया है, देख लेना, ये एरो 2 इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को, और ये हाफ एरो ये 1 इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये हाफ एरो यहाँ लगा है। ये चीज़ या तो हीट की प्रेजेंस में होगी या फिर आपको यहाँ लाइट देनी पड़ेगी, और लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा एच म्यू से करेंगे, क्योंकि लाइट जो है उसके अंदर पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं। क्या होते हैं? पैकेट्स होते हैं, क्वांटा जिसको बोलते हैं, उनके अंदर क्या होती है? एनर्जी, और एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू म्यू। ठीक है, तो एच म्यू की मल्टीपल में क्या होगी? उनकी एनर्जी होगी, जो लाइट में क्वांटा प्रेजेंट होते हैं वो। ठीक है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। इसके बाद यहाँ पर क्या बनेगा? इसके बाद यहाँ पर 2 रेडिकल बनेंगे, ए प्लस बी रेडिकल। ठीक है, तो सबसे पहली बात, होमोलिटिक फिजन किसकी प्रेजेंस में होगा? लाइट या हीट की प्रेजेंस में होगा। ठीक है, थर्मोलिसिस या फोटोलिसिस बोल सकते हैं। और यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में कौन सी स्पीशीज जनरेट होती है? रेडिकल स्पीशीज। कौन सी स्पीशीज जनरेट होगी? ये क्या है? रेडिकल स्पीशीज। क्या है? रेडिकल स्पीशीज। ठीक है, अब मैं बात करूं हीट्रोलिटिक फिजन की, तो ये बात ध्यान रखना, हीट्रोलिटिक फिजन उन ही बॉन्ड में हो सकता है जिनमें जो 2 एटम्स जो कि एक बॉन्ड बना रहे हैं अपने, मतलब वो एटम जो कि बॉन्ड बना रहे हैं आपस में, अगर उन दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है तो ही उस बॉन्ड का हीट्रोलिटिक फिजन होगा। अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो हीट्रोलिटिक फिजन नहीं हो सकता। और हीट्रोलिटिक फिजन के बाद में हमेशा आयनिक स्पीशीज जनरेट होती है, और आयनिक स्पीशीज मतलब या तो कटायन या फिर अनायन। ठीक है, अब मैं बात करूँ ए और बी। ठीक है, अब ये जो बॉन्ड है इसमें ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा हो सकती है बी से, या फिर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो सकती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए से। फॉर एग्जांपल मैं ये कंडीशन ले लेता हूँ, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है बी से, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी तरफ ज़्यादा झुके हुए होंगे। ठीक है, सो ये बॉन्ड हीट्रोलिटिकली क्लीव हो जाएगी ए की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए ज़्यादा ली है मैंने बी से। आप बी की भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ देखना, यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा? ए पर नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि बॉन्ड हीट्रोलिटिकली ए की तरफ क्लीव हुई है, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ए की तरफ गए हैं, प्लस बी पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ क्या क्रिएट होगी? यहाँ क्रिएट होगी है आयोनिक स्पीशीज। क्या क्रिएट होगी? आयोनिक स्पीशीज। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं होमोलिटिक क्लीवेज और हीट्रोलिटिक क्लीवेज में क्या फ़र्क है। होमोलिटिक क्लीवेज में रेडिकल स्पीशीज बनती हैं और हीट्रोलिटिक क्लीवेज में आयनिक स्पीशीज बनती हैं। ठीक है, अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा दोनों क्लीवेज के बारे में। सो ये 2 क्लीवेज हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास में एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है कंसेप्ट है बॉन्ड एनर्जी का। किसका? बॉन्ड एनर्जी का। एक छोटा सा कंसेप्ट है जो कि है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें चाहिए, वो क्या होगी? बॉन्ड एनर्जी। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास कोई भी एक मॉलिक्यूल है, मतलब कि एनर्जी से उसका जो भी ऑर्गेनिक रिएक्शन है उसका हम एक बार एनर्जी के विद रिस्पेक्ट देख लेते हैं कि कैसे कैसे एनर्जी काम आती है। कि एक हमारे पास कोई भी कंपाउंड हो, वो इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है, तो कैसे कैसे एनर्जी, कौन कौन सी एनर्जी काम आती है, वो एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिएगा, ये हमारे पास कोई भी कंपाउंड था ए बी। ठीक है, इसको हमने क्या किया? तोड़ दिया। कौन सा फिजन करवाया? हीट्रोलिटिक फिजन करवाया, सॉरी होमोलिटिक फिजन करवाया। इस जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है इसमें हमें क्या कराया? होमोलिटिक फिजन। एनर्जी लगी, ठीक है, उसको इसे रिप्रेजेंट कर दिया, ए रेडिकल प्लस बी रेडिकल, 2 रेडिकल जनरेट हुए। ए रेडिकल कन्वर्ट हो गया किस में? ए पॉजिटिव में। बी रेडिकल कन्वर्ट हो गया किस में? बी नेगेटिव में। ठीक है, देखिए मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ।
मैं समझाना चाह रहा हूँ किसी भी रिएक्शन की एनर्जी के बारे में, ठीक है। इसलिए मैंने एक मॉलिक्यूल ले लिया है और एक कंपाउंड ले लिया है AB, ठीक है। इसमें मैंने होमोलिटिकली फ्यूजन करवाया है, 2 रेडिकल जनरेट हुए, A रेडिकल B रेडिकल। A रेडिकल कन्वर्ट हुआ A पॉजिटिव में और B रेडिकल कन्वर्ट हुआ B नेगेटिव में। आफ्टर दैट दोनों ने मिलकर लैटिस बना लिया। क्या लैटिस बन गया? A पॉजिटिव और B नेगेटिव का क्या बन गया? ये यहाँ लैटिस बन गया है, ठीक है। अब मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ, इसको नाम देता हूँ E1, इसको नाम दे दूंगा E2 और इसको नाम दे दिया जाएगा E3, ठीक है। अब बताइएगा आप, ये जो एनर्जी होगी, ये एनर्जी कौन सी एनर्जी होगी? देखिएगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन था, पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर गया, तो कौन सी एनर्जी लगती है? आयोनाइजेशन एनर्जी। ये जो एनर्जी है देखिएगा, रेडिकल नेगेटिव चार्ज में आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो उसमें जो एनर्जी लगती है कौन सी लगती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या लगती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और एक लैटिस को, लैटिस देखो, लैटिस क्या होता है? अब मैं बात करूँ आपसे, जब भी हम 12th क्लास में पहुँचते हैं सॉलिड स्टेट पढ़ते हैं, सॉलिड स्टेट में हमारे पास NaCl, वुडजाइट, बहुत सारे हमारे पास लैटिस आते हैं। जैसे NaCl हमारे पास में सोडियम क्लोराइड, वो भी एक लैटिस का लैटिस है, ठीक है। उसके अंदर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन है। इसी तरह ये 2 आयन से मिलकर क्या बना देंगे? लैटिस। तो ये जो E3 हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी? लैटिस एनर्जी। क्या हो जाएगी भाई? लैटिस एनर्जी। और इस लैटिस को अगर हम वाटर में डाल लेंगे, इस लैटिस को हम वाटर में डाल लेंगे, वाटर हमारे पास में एक पोलर, क्या है? पोलर सॉल्वेंट है। और ये जो हमारे पास कंपाउंड है लैटिस बना है, ये भी क्या है? आयनिक। सो पोलर पोलर में डिजोल्व हो सकता है। और वहाँ जो एनर्जी लगती है, जो एनर्जी लगती क्या है? एनर्जी निकलती है जब भी आप किसी एक आयनिक कंपाउंड को वाटर में डाल लेंगे। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उसको वो डिजोल्व कर लेता है ईजिली। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जनरली सबसे ज़्यादा मिलेगा आपको, इसलिए वो बहुत सारी स्पीशीज को अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है, ठीक है। तो पोलर पोलर क्या डिजोल्व हो जाएगा। तो जब जैसे कि कोई भी एक NaCl ही, मैं कोई भी लैटिस ले लेता हूँ, NaCl ले लेता हूँ, तो उस लैटिस को जब हम पानी में डाल लेंगे तो उसमें क्या होगा कि NaCl की जो बॉन्ड है वो टूटेगी, ठीक है। और Na पॉजिटिव को वाटर मॉलिक्यूल के O उसका घेराव कर लेंगे, Cl नेगेटिव को वाटर मॉलिक्यूल का H प्लस अटैच हो जाएगा और उसको सराउंड कर लेंगे, ठीक है। तो डिजोल्व हो जाएगा क्या? हमारा साल्ट जो NaCl का है वाटर में डिजोल्व हो जाएगा। तो जो एनर्जी निकलती है, एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड तोड़ने के लिए, एनर्जी निकलेगी बॉन्ड बनेगी तब। ये बात हमेशा याद रखनी है, बहुत ही सिंपल सी जनरल सी बात है। जब भी किन्हीं 2 एटम्स के बीच में बॉन्ड बनेगी तो एनर्जी हमेशा निकलती है, वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। और जब भी बॉन्ड तोड़ेंगे, किसी 2 एटम के बीच में कोई बॉन्ड है, अगर उस बॉन्ड को हमें ब्रेक करना है तो हमेशा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, ठीक है। अगर हीट बाहर निकल रही है तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक, अगर हीट देनी पड़ रही है तो सिस्टम को हीट देनी पड़ रही है तो प्रोसेस एंडोथर्मिक, ठीक है। अब इसके बाद इसमें क्या हो रहा है? जब आप NaCl को डाल रहे हैं तो वाटर मॉलिक्यूल उसको सराउंड कर रहे हैं, मतलब कि Na प्लस के साथ वाटर का O जुड़ रहा है और Cl नेगेटिव के साथ वाटर का H जुड़ रहा है, तो एनर्जी निकलेगी, ठीक है। वो एनर्जी जो निकलेगी वो क्या होगी? हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। अब मैं बात करूंगा आपको, ये जो E है आपकी E, ये किसके बराबर होगी? E1 प्लस E2 प्लस E3। E1 क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी, E2 क्या है? इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, E3 क्या है? लैटिस एनर्जी, ठीक है। मैंने यहाँ तक बात की है आपसे अभी तक, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व होती हैं जब हम एक कंपाउंड को रेडिकल से पॉजिटिव या नेगेटिव बनाते हैं तब, ठीक है। ये तो थोड़ा एनर्जी का मामला हो गया है रिएक्शन का। अब मैं आपसे बात करूंगा, हमारा जो अगला टॉपिक होगा, एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि लाइक डिजोल्व लाइक, ठीक है। सो जितने भी आयनिक कंपाउंड है वो सब वाटर में डिजोल्व हो सकते हैं, लेकिन अगर हम वाटर की जगह कोई भी ऐसा नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लें जैसे कि CCl4। अब आपको एक बात बता देता हूँ मैं, देखिएगा आपके पास है HCl। क्या है HCl? क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड है।
एसिड है तो वो सॉल्यूशन में क्या देगा, H+ देगा। क्या है, एसिड है, एसिड है सॉल्यूशन में क्या देगा हमारे पास, H+ आयन देगा ना। लेकिन अगर H+ को मैं वाटर में डालता हूँ, किस में डालता हूँ, वाटर में, तो देखिए क्या होगा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है वाटर जो कि एक पोलर सॉल्वेंट है। क्या है, पोलर सॉल्वेंट है। और हम जब एसिड को डाल रहे हैं तो एसिड भी एक पोलर है, क्योंकि इसमें H+ और Cl-, ठीक है ना, दो पोल होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, ये पोलर है, ये पोलर है। तो जब भी हमारा जो ये HCl है ये पानी में जाएगा तो क्या होगा, देखिएगा HCl का H+ और Cl-, बॉन्ड बन दिया। अभी तो दोनों बीच में बॉन्ड है, डाला ही हमने, दोनों के बीच में बॉन्ड है, बॉन्ड दिखा दी। H को वाटर के जो O हैं वो कवर कर लेंगे, नहीं कर लेंगे। और Cl- को जो वाटर के H+ हैं वो कवर कर लेंगे, नहीं कर लेंगे, बताओ आप। कवर कर लेंगे मतलब उसके साथ इंटरेक्शन में आ जाएंगे। भाई वाटर है ना ये, तो आप ये कर दीजिएगा, इधर एक और H, इसके साथ में वो जोड़ देंगे एक H, मतलब कि ये वाटर मॉलिक्यूल है सारे, मैंने HH दिखा दिया, लेकिन एक OH सब कहीं है। और यहाँ पर O-, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा लेना आप, ये पूरे वाटर मॉलिक्यूल हैं, सारा वाटर भरा हुआ है, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा कि H+ अलग हो जाएगा और Cl अलग, और आपके पास सॉल्यूशन में ही H+ अलग घूमेगा और Cl- अलग घूमेगा। तो H+ दे दिया ना मीडियम में, तो क्योंकि वाटर पोलर था इसलिए डिजोल्व हो गया, और वो जो HCl है वो एसिड बिहेव कर रहा है वाटर में। अगर यहाँ पर वाटर की जगह में एक नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लूँ, जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या ले लूँगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये जो अपना बीकर इंस्ट्रूमेंट के लिए है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ही नहीं ज़्यादा, तो HCl को ब्रेक ही नहीं कर पाएगा H+ और Cl- में। सो HCl जो है वो CCl4 के अंदर एसिड जरा बिहेव नहीं कर पाएगा। एक छोटी सी बात थी लाइक डिजोल्व लाइक के बारे में, ठीक है। अब मैं आपके साथ बात करता हूँ किसकी। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताने वाला हूँ जो कि इस चैप्टर से आप बोल सकते हैं बेसिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, मतलब वो आपको हर एक जगह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएगा। आप मान के चलिएगा जनरली बच्चों को ये बात पता नहीं होती, और ये बात पता नहीं होने के कारण बहुत सारे क्वेश्चन वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सोल्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ लोन पेयर्स के बारे में, एक छोटी सी 2 मिनट की बात बता देता हूँ, छोटी बात लेकिन मोटी बात, ठीक है। लोन पेयर हमारे पास में 2 टाइप से होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे पास होता है ना, क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड में लोन पेयर 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है हमारे पास में लोकलाइज्ड लोन पेयर, क्या, लोकलाइज्ड जो कि एक जगह रहे, और एक होता है डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, ठीक है। एक होता है लोकलाइज्ड लोन पेयर और एक होता है डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। अब मैं आपको बता देता हूँ दोनों का डिफरेंस। और ये वाला जो कंसेप्ट है, ये वाला कंसेप्ट बहुत ही यूज आता है जब हम एरोमेटिसिटी पढ़ते हैं, क्योंकि एरोमेटिसिटी में हमें फिर पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने होते हैं। सो इससे पहले, इस टॉपिक से पहले आगे वैसे मैं आपको बताऊंगा रेजोनेंस के बारे में। अभी आज के लेक्चर में हम इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में देखेंगे, उसके बाद जस्ट हम आएंगे रेजोनेंस या मेसोमेरिज्म पर। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो रेजोनेंस है, क्या, रेजोनेंस एक फिनोमेनन है जो कि बेसिकली आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन में देखने को मिलता है। लेकिन हम सोचते हैं कि पाई बॉन्ड है ना, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन नहीं। अगर उसके पाई बॉन्ड के साथ लोन पेयर कंजुगेशन में है तो भी पाई इलेक्ट्रॉन गिना जाएगा। अगर डबल बॉन्ड के साथ नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन में है तो भी पाई इलेक्ट्रॉन गिना जाएगा। अगर लोन पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, एक रेडिकल भी अगर पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है तो भी पाई इलेक्ट्रॉन में। सो जो भी ये हैं सभी पाई इलेक्ट्रॉन गिने जाएंगे अगर वो कंजुगेशन में है तो, रेजोनेंस में है तो, वरना नहीं गिने जाएंगे। अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। रेजोनेंस के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, मतलब कि आपके सामने मैं एक कंपाउंड रख दूँ
और उसमें पूछूं रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। वो कंडीशन 3 ही हैं। पहली बात तो उस कंपाउंड में p ऑर्बिटल प्रेजेंट मैंडेटरी। क्या बताया मैंने? उस कंपाउंड में p ऑर्बिटल होना चाहिए। दूसरी बात वो जो p ऑर्बिटल्स हैं वो क्या होना चाहिए? एडजेसेंट होना चाहिए। वो p ऑर्बिटल क्या होना चाहिए? एडजेसेंट होना चाहिए। थर्ड बात और लास्ट बात, वो जो p ऑर्बिटल्स हैं वो सेम प्लेन में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम प्लेन में। आइए बताता हूँ। देखो अब ये क्या है हमारे पास? C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C। अब एक एग्जांपल ऊपर लिख देता हूँ, C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड C। दोनों में क्या फ़र्क है? देखिएगा दोनों में फ़र्क क्या है। इसमें अल्टरनेट डबल सिंगल डबल बॉन्ड है। देखिएगा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। मतलब इस वाले ऊपर वाले में अल्टरनेट हमारे पास में डबल सिंगल बॉन्ड नहीं है। तो एक बात ध्यान रखना आप, और इसके अंदर अल्टरनेट डबल सिंगल डबल बॉन्ड है, ठीक है। और रेजोनेंस या कंजुगेशन उन ही कंपाउंड्स में प्रेजेंट होगी जिनके अंदर अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड होगी, ठीक है। अब मैं आपके पास इसका थोड़ा सा ऑर्बिटल डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। देखिएगा इस कार्बन के साथ ये p ऑर्बिटल है, इस कार्बन के साथ p ऑर्बिटल है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर इसका p ऑर्बिटल, इसका p ऑर्बिटल, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड है ये सारी सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। एक डबल बॉन्ड यहाँ थी ये वाली, और एक डबल बॉन्ड यहाँ, ये वाली डबल बॉन्ड, ठीक है। ये जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड हमेशा किससे बनेगी? हेड ऑन ओवरलैप से बनेगी। किससे बनेगी? हेड ऑन ओवरलैप से। और पाई बॉन्ड कैसे बनती है? साइडवेज ओवरलैप से। कैसे? साइडवेज ओवरलैप से। ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर, ये इन p ऑर्बिटल्स में क्या करते हैं? घूमते हैं। क्या करते हैं? घूमते हैं, ठीक है। सो और ये इसके साथ और ये इसके साथ, मतलब ये पाई बॉन्ड इधर, ये इधर, ऐसे इनमें चलता रहता है। अगर मैं बात करूँ आपके पास में जो एग्जांपल मैंने ऊपर लिया है जिसमें कंजुगेशन नहीं है, देखिएगा इनमें क्या होगा? देखिएगा यहाँ पर पाई बॉन्ड है और यहाँ पर पाई बॉन्ड है। अब इन दोनों के बीच तो है, इनमें तो पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इन p ऑर्बिटल पाई इलेक्ट्रॉन तो घूम रहे हैं, लेकिन अगला जो कार्बन है यहाँ पर, ये जो कार्बन है यहाँ पर कोई पाई बॉन्ड नहीं है, ठीक है। इसके अगले कार्बन पर है, तो यहाँ पर ये जो p ऑर्बिटल्स है इनमें, इनके बीच में स्पेस आ चुका है। अब ये कंजुगेशन में नहीं होंगे, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ कंजुगेशन प्रेजेंट नहीं है, रेजोनेंस प्रेजेंट नहीं है, यहाँ रेजोनेंस प्रेजेंट है। और अब मैं आपको बता देता हूँ, पहली बात तो ये होगी थी कि p ऑर्बिटल होना चाहिए, तो p ऑर्बिटल सभी कार्बन पर है, p ऑर्बिटल सभी कार्बन पर वैकेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कह रहा है p ऑर्बिटल एडजेसेंट होना चाहिए, ठीक है भाई, एडजेसेंट भी है, इस पर भी है, इस पर भी है, इस पर भी, इसमें भी ऐसे ही था। लेकिन थर्ड कंडीशन जो है p ऑर्बिटल्स सेम प्लेन में होना चाहिए। इसका मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ, और वो बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये एग्जांपल ले लिया, यहाँ भी 4 कार्बन थे, यहाँ भी 4 कार्बन है, देखिए, ठीक है। अब ये मैंने बिल्कुल सेम बना दिया है, ये बिल्कुल सेम बना दिया है, सभी p ऑर्बिटल्स एक प्लेन में है, तो इनमें आराम से कंजुगेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, इसका जो p ऑर्बिटल है ये इसके प्लेन में ना होकर थोड़ा सा अगर ऐसे हो जाता है, मतलब कि आउट ऑफ प्लेन निकल जाता है, तो ये कंजुगेशन को रोक देगा। कैसे रोक देगा? जब तक ये जो 2 लोब थी ये बिल्कुल 90 डिग्री पे थी, तो इनके साथ सेम प्लेन में थी, सेम प्लेन में थी, तो रेजोनेंस या कंजुगेशन हो रही थी। जैसे ही ये प्लेन से बाहर निकली, देखिएगा ये जो तीनों p ऑर्बिटल हैं ये तो कुछ ऐसे हैं यहाँ, और ये जो आपका मैं बात करूँ और नंबरिंग दूँ 1
2, 3 एंड 4। थर्ड नंबर जो कार्बन है उसका पी ऑर्बिटल है वो कुछ इसके ऐसे परपेंडिकुलर हो गया, तो अब यहाँ पर कंजुगेशन नहीं होगी। ठीक है, सो ये वाला पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब ये बात आ गई है रेजोनेंस के बारे में, आप समझ गए होंगे। सो अब मैं आपको बता देता हूँ डीलोकलाइज्ड और लोकलाइज्ड लोन पेयर। लोकलाइज्ड लोन पेयर वो लोन पेयर होगा जो कि प्योर, ये बात लिख लेना, ये बात नोट कर लेना, जो कि प्योर पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा। वो लोन पेयर जो कि प्योर पी ऑर्बिटल में, प्योर पी ऑर्बिटल में, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में नहीं कि sp में प्रेजेंट है, sp2 sp3 नहीं, प्योर पी ऑर्बिटल में जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो हमारे पास में हमेशा क्या होगा, सॉरी मेरे छोटी सी गलती हो गई है, प्योर पी ऑर्बिटल में जो प्योर पी ऑर्बिटल में जो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं वो बेसिकली डी लोकलाइज्ड लोन पेयर होते हैं। ये छोटी सी गलती हो गई है, क्या बताया मैंने, प्योर पी ऑर्बिटल में जो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं वो कौन से लोन पेयर होते हैं, डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज्ड जो कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसमें एक जगह से दूसरी जगह पर लोकेट हो सकते हैं। ठीक है, और जो लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होंगे, किसमें, हाइब्रिड ऑर्बिटल में। हाइब्रिड मतलब कि देखिएगा, इससे पहले आपको एक बात जरूर पता होनी चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। ये बहुत से बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सारे डेफिनेशन पढ़ते हैं, लेकिन फिर समझ नहीं आता है। कुछ भी नहीं है ये कुछ नहीं है, ये कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। क्या है, कम्बिनेशन ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू क्रिएट, उसके बाद में जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो कि हमारे कंबाइन हो रहे हैं, कंबाइन होकर वो क्या बनाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और वो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे उनकी एनर्जी सेम होगी, वो डिजनरेट होंगे, और वो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो उतने ही बनेंगे जितने कि एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए हैं। आपने एक केमिकल बॉन्डिंग में एमओटी में पढ़ा होगा LCAO कंसेप्ट, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, मिक्स होंगे, उतने ही नए हमारे पास में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास कंजुगेशन, जैसे कि ये होता है हमारे पास में हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कि आपको एग्जांपल दूं, एक s ऑर्बिटल प्लस 2 p ऑर्बिटल क्या हुए, हाइब्रिडाइजेशन होगी इनकी, तो हमारे पास में कितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए, एक s का 2 p के कितने हुए, एक s का 2 p के 3 हुए ना, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स की क्या हुई, मिक्सिंग हुई, कंबाइन हुए। और कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 3 ही बनेंगे। तो देखिएगा कितने बनेंगे, 3, और 3 कौन कौन से बनेंगे, sp2 और sp2। ठीक है, अब ये जो ऑर्बिटल था, एटॉमिक ऑर्बिटल था s का, उसके अंदर हमारे पास क्या था, देखिएगा s का हमारे पास में एक ऑर्बिटल, और p के हमारे पास में कितने आ रहे थे, 2 होते, 3 है, 2 आ रहे थे हमारे पास में। ये बिल्कुल प्योर, ये प्योर s था, ये प्योर p था, दोनों में क्या हुआ, कॉम्बिनेशन हुआ, हाइब्रिडाइजेशन हुआ, और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरेट हो गए, और तीनों की एनर्जी सेम है। देखो मैंने सेम लेवल पे बनाए हैं। और लेकिन अब ये जो ऑर्बिटल बने हैं, 3 MO बने हैं, क्या ये भी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये भी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये भी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तीनों के अंदर s और p का करैक्टर है, और वो किसकी वजह से है, हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, मिक्सिंग की वजह से। तो ये हमारे पास कंसेप्ट था हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है, अब बात आएगा, मुझे ये बताना पड़ा था ये समझाने के लिए, लोकलाइज्ड लोन पेयर वो लोन पेयर होगा जो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा। अब एग्जांपल देता हूँ आपको मैं, जैसे कि देखिएगा, ये हमारे पास में एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है 5 मेंबर का, जिसमें हमने 2 कार्बन को हटाकर 2 नाइट्रोजन जोड़ दिए हैं। अब ये दोनों नाइट्रोजन है, ये दोनों नाइट्रोजन डिफरेंट हैं, क्योंकि ये नाइट्रोजन है, ये 2 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और ये नाइट्रोजन एक सिग्मा बॉन्ड और एक सिग्मा और पाई, मतलब ये जो है 3 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा है, और ये एक तो सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड से, और दोनों पर लोन पेयर प्रेजेंट है। सो अब बताना ये होगा आपको कि कौन सा लोन पेयर
लोकलाइज होगा और कौन सा लोन पेयर डीलोकलाइज होगा। पहले बताया था वो लोन पेयर जो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है वो लोकलाइज होगा, और जो कि प्योर ऑर्बिटल में प्रेजेंट है वो डीलोकलाइज होगा। ये वाला जो नाइट्रोजन है इसकी हाइब्रिडेशन आप मेरे को बता दीजिए, और इस वाले इसको नाम देता हूँ Na, इसको Nb। नाइट्रोजन ए जिसको मैं डेजिग्नेट कर दिया ए से, इसको बी से, ठीक है। इस वाले नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन क्या होगी देखना। अगर हाइब्रिडेशन का कंसेप्ट हम लगाते हैं, हाइब्रिडेशन जब निकालते हैं तो कुछ नहीं करते हैं, सिग्मा बॉन्ड बता देता हूँ, सिग्मा बॉन्ड गिन लेना प्लस लोन पेयर्स को गिन लेना। पाई बॉन्ड को कभी भी हाइब्रिडेशन में गिनना मत, मतलब सिग्मा बॉन्ड हो उसको भी एक काउंट करना है, सिंगल बॉन्ड हो उसको भी एक काउंट करना है, डबल बॉन्ड हो उसको भी एक ही काउंट करना है, ट्रिपल बॉन्ड हो उसको भी एक ही काउंट करना है, क्योंकि इसमें एक पाई होती है और इसमें 2 पाई होती है। सिग्मा एक होगी, ओनली सिग्मा बॉन्ड को काउंट करो, ठीक है, कितनी भी हो सिग्मा बॉन्ड एक का एक काउंट होगा और एक लोन पेयर का एक काउंट होगा। यहाँ पर देखो 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, 4। क्या है हाइब्रिडेशन 4, और 4 पर क्या होता है sp3। तो इस वाले नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन क्या होगी sp3, ठीक है। अब बताऊंगा, ऐसा होता नहीं है, sp2 होती बताऊंगा। ये वाला जो नाइट्रोजन है इसकी अगर हाइब्रिडेशन हम निकालें तो देखिएगा 1 सिग्मा बॉन्ड, दूसरी सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, क्या आया 3 आया, 3 पे क्या होती है sp2, ठीक है। अब इसकी जो ये जो नाइट्रोजन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं होती है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 होती है इसकी ही तरह, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट लगाओगे ना तो इसकी sp3 आएगी, इसकी sp2 आएगी। अब इसलिए ही तो मैंने आपको पढ़ाया है लोन पेयर 2 टाइप के होते हैं, एक डीलोकलाइज्ड एक लोकलाइज्ड। ये जो लोन पेयर है ये इसी नाइट्रोजन पर पड़ा रहेगा, क्योंकि इससे जस्ट अगले कार्बन पर एक डबल बॉन्ड है, और इसी डबल बॉन्ड होने के कारण ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होने के कारण ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है और ये कंजुगेशन में नहीं आएगा, और वो लोन पेयर जो कि कंजुगेशन में नहीं आते वो पाई इलेक्ट्रॉन में गिने नहीं जाते। मैं आपको बता देता हूँ, देखिएगा कोई भी एक एटम ले लिया ए मैंने, उसके बाद में ले लिया, देखिएगा कोई भी एटम ए ले लिया मैंने, उसके बाद में कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, एक कंडीशन ये है, मतलब जिस एटम पर लोन पेयर है जस्ट अगले कार्बन पर डबल बॉन्ड है। फिर मैंने सेकंड केस क्या ले लिया, ये ले लिया केस 1, सेकंड केस क्या ले लिया केस 2 में लोन पेयर है सी सिंगल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड सी, जस्ट अगले कार्बन डबल बॉन्ड है, इसमें उससे अगले कार्बन पर है। तो यहाँ तो ये डबल बॉन्ड ये जो लोन पेयर है कंजुगेशन में होगा, क्योंकि ये बॉन्ड इधर टूटेगी हिटोलिटिकली ये बॉन्ड पाई बॉन्ड इधर टूटेगी, तो इधर डेल पॉजिटिव क्रिएट होगा, इधर डेल नेगेटिव। इस डेल पॉजिटिव खत्म करने के लिए लोन पेयर डेंसिटी ए और सी के बीच में आएगी, लेकिन यहाँ ये जो बॉन्ड टूटेगी यहाँ डेल पॉजिटिव क्रिएट होगा, तो ये लोन पेयर तो इन दोनों के बीच में ही तो आ सकता है, ऐसा थोड़ी ना आएगा इस बॉन्ड के बीच में आ जाएगा, इसका इफेक्ट इस कार्बन तक ही होगा। तो ये जो सिस्टम है इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन पूछूंगा ना टोटल कितने हैं, वो 4 आएंगे, क्योंकि 2 ये लोन पेयर के और 2 पाई बॉन्ड के, 4 हो गए भाई। ये पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन और एक लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन, और ये कंजुगेशन में है इसलिए 4 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ ये लोन पेयर डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में नहीं है, तो इसलिए यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन ओनली पाई बॉन्ड के होंगे, तो आंसर आएगा 2। देखिएगा ये बात बहुत बड़ी बात है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे कौन से नहीं होंगे। ऐसा ही सेम आपको देखने को मिलेगा नेगेटिव चार्ज के केस में भी। ये जो ए है, अब मैंने लोन पेयर बनाया था, अब मैंने बना दिया यहाँ नेगेटिव, और वही कर दिया सी डबल बॉन्ड सी, ए नेगेटिव सी डबल बॉन्ड सी। अब पाई इलेक्ट्रॉन इसमें पूछूं तो आंसर आएगा 4, इसमें पूछूं आएगा 2, क्योंकि ये नेगेटिव या कंजुगेशन में है, ये नेगेटिव या कंजुगेशन में है ही नहीं। सो वो लोन पेयर वो नेगेटिव चार्ज तब ही पाई इलेक्ट्रॉन में गिने जाए, नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर और फ्री रेडिकल तब ही पाई इलेक्ट्रॉन में गिने जाएंगे जब वो कंजुगेशन में डबल बॉन्ड के साथ होंगे, अगर नहीं है पाई इलेक्ट्रॉन में मत गिनना, ठीक है। अब बात आई ये वाला जो नाइट्रोजन इस पे लोन पेयर है ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, क्यों, क्योंकि इससे जस्ट आगे एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ये वाला नाइट्रोजन देखिएगा, इस नाइट्रोजन से जस्ट अगली जो बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड नहीं है, ओनली सिग्मा बॉन्ड है। तो ये जो लोन पेयर हो जाएगा, ये वाला जो लोन पेयर होगा, ये लोन पेयर
ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड लोन पेयर होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट है प्योर पी ऑर्बिटल में। और रेजोनेंस के लिए मैंने आपको अभी बताया था कि पी ऑर्बिटल होने चाहिए और पी ऑर्बिटल एडजेसेंट होने चाहिए और पी ऑर्बिटल सेम प्लेन में होने चाहिए। और ये जो लोन पेयर है ये प्योर पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तभी इसके साथ जो साइड में जो कार्बन पे पी ऑर्बिटल उसके साथ कंजुगेशन में है, इसीलिए डीलोकलाइज्ड है और इसीलिए पाई इलेक्ट्रॉन में गिना जाएगा। ठीक है, और ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट है। और जो लोन पेयर लोकलाइज होते हैं, एक ही एटम पर पड़े हुए होते हैं, जैसे कि ये पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, वो पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं होते हैं। आपके पास मैंने एक ही एग्जाम्पल में डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, लोकलाइज्ड लोन पेयर दोनों ही समझा दिए हैं। अब आपके पास में मैं एक और एग्जाम्पल ले देता हूँ आपकी कन्वीनियंस के लिए, आपकी नॉलेज के लिए, आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए। मैं एरोमेटिसिटी आपने कभी 11वीं क्लास में पढ़ी होगी, 12th में होंगे तो या पढ़ रहे होंगे, आपने कभी भी सुना होगा कि मैं आपके साथ एक कंपाउंड बनाता हूँ। देखिएगा, ये है, इसका नाम है पाइरोल। क्या है नाम? पाइरोल। फिर से बता रहा हूँ, लोकलाइज्ड लोन पेयर और डीलोकलाइज्ड लोन पेयर क्या होते हैं वो मैंने अभी बताया है। उसका एप्लीकेशन क्या होता है वो बताता हूँ। उससे लोकलाइज्ड लोन पेयर, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर किसी को पता है तो वो इस कंपाउंड की आपको पूछेगा कि ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा। तो ये पता करने के लिए हमें कंपाउंड में टोटल पाई इलेक्ट्रॉन पता करने पड़ेंगे, क्योंकि हक्कल रूल जो है उसमें पाई इलेक्ट्रॉन हमें काउंट करने पड़ेंगे। तो आप सीधा देखेंगे सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड्स हैं। आप आंसर लिख के आएंगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है जी। 4 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें। लोन पेयर कौन लगाएगा? लोन पेयर जो यहाँ प्रेजेंट है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट नहीं है। ये जो लोन पेयर है ये प्रेजेंट है प्योर पी ऑर्बिटल में है। और ये जो लोन पेयर है ये इन डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में प्रेजेंट है। और अगर बताया था नेगेटिव चार्ज हो, लोन पेयर हो या फिर रेडिकल स्पीशीज हो, अगर ये डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है तो पाई इलेक्ट्रॉन में गिने जाएंगे। और यहाँ पर मैंने गिना है, इसलिए 4 पाई इलेक्ट्रॉन ना होकर इस कंपाउंड में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ये जो लोन पेयर है ये लोन पेयर लोकलाइज नहीं है, डीलोकलाइज्ड है, प्योर पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो जब ये पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा, जब ये पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो ये जो कार्बन है इसके बगल में रिंग के, उनके जो ये जो पी ऑर्बिटल्स हैं इनके साथ ये कंजुगेशन में प्रेजेंट होगा। ठीक है, और ये H ये हो गया। एक केस तो अपने पास में पाइरोल का हो गया, जिसके अंदर जो एक लोन पेयर था जो कि डीलोकलाइज था, इसलिए वो पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट हो रहा था। अब एक और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड आपके सामने लिख देता हूँ जो कि है पिरिडीन। क्या है नाम, क्या है इसका? एक लोन पेयर होगा इसमें, पायरीडीन। क्या है? पायरीडीन। अब इसमें आपको पूछेगा कंपाउंड एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक, तो आपको टोटल पाई इलेक्ट्रॉन बताने होंगे। टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कैसे बताओगे आप? ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड सबको दिख रही है। क्या बोलेंगे? सर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें तो। लेकिन अब देखिएगा एक लोन पेयर भी तो है। अब ये तो देख लो लोकलाइज है डीलोकलाइज है। अगर डीलोकलाइज होगा तो कंजुगेशन में होगा और पाई इलेक्ट्रॉन काउंट होगा। लेकिन यहाँ जो ये जो लोन पेयर है इसके जस्ट साइड में एक डबल बॉन्ड आ चुकी है, और उसी के कारण ये जो लोन पेयर है ये इसकी हाइब्रिडेशन निकालो। आप एक काम करो, इसकी हाइब्रिडेशन बताइए। इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन क्या होगी? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और एक लोन पेयर। ठीक है, सो sp2 होगी। ठीक है, तो ये जो लोन पेयर है यहाँ ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, इसलिए ये लोकलाइज लोन पेयर होगा। और पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं होगा। क्या होगा? पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं होगा। डीलोकलाइज हो पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होगा, लोकलाइज हो पाई इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं होगा। तो यहाँ 8 पाई इलेक्ट्रॉन अगर कोई कह देगा तो वो आंसर गलत होगा।
आंसर है 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्योंकि ये जो लोन पेयर है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, ना कि प्योर पी में। ठीक है, ये मैंने आपको लोन पेयर का थोड़ा सा कंसेप्ट बता दिया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। ऑर्गेनिक में इसका बहुत ही यूज है। और आप देखिएगा ओनली ये नहीं, आपके नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन आपका 3 बॉन्ड बनाएगा, एक लोन पेयर। अगर ऑक्सीजन की बात करूँ 2 बॉन्ड बनाएगा और 2 लोन पेयर होंगे। तो ये किसी ऐसी स्पीशीज है जिसके ऊपर लोन पेयर 2 हैं। तो ध्यान रखना, नाइट्रोजन अपना एक लोन पेयर दे देगा, पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन जब भी लोन पेयर डोनेट करेगा तो एक ही लोन पेयर डोनेट करेगा, सेकंड लोन पेयर डोनेट नहीं करेगा, क्योंकि जब वो एक लोन पेयर डोनेट कर देता है तो इट कैरीज पॉजिटिव चार्ज। अगर उस पॉजिटिव स्पीशीज से, अगर उस ये जो ओ है, ओ के साथ डबल बॉन्ड है और इसी पर पॉजिटिव चार्ज बन गया, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो सिस्टम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो ये अपना सेकंड लोन पेयर डोनेट नहीं करता है। तो ध्यान रखना, ओक जो है, ऑक्सीजन जो है, वो एक बार में आपका एक ही लोन पेयर डोनेट करेगा। और अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इसका अगर हम देखें कि क्या कुछ कंसेप्ट होता है कि एक ही लोन पेयर ये अपना सिस्टम में डोनेट करता है, तो वो कुछ ऐसे है कि ये 2 लोन पेयर जो कि ऑक्सीजन पर, ये डिफरेंट पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। ठीक है, मैं आपको बात करूं, जो पी ऑर्बिटल है वो हमारे पास में 3 टाइप्स होता है, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। ठीक है, अब मैं अगर ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करूं तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया पी एक्स, पी वाई और ये पी जेड। ठीक है, अलग अलग एक्सिस पर है, अलग अलग प्लेन में है। ठीक है, अब ये जो 2 लोन पेयर होंगे ये दोनों डिफरेंट प्लेन में होंगे। अब इसकी अगर मैं थोड़ी सी आपके पास में इमेज बनाऊं ऑर्बिटल की, तो देखिएगा एक जो लोन पेयर है वो प्रेजेंट है इस वाले पी ऑर्बिटल में, और जो दूसरा लोन पेयर है वो कुछ इसके 90 डिग्री जो अपना पी वाई का ऑर्बिटल है, मतलब कि पी का ऑर्बिटल है, उसमें प्रेजेंट है। और ये है कार्बन के पी ऑर्बिटल्स, रिंग के, और रेजोनेंस, और ये है डबल बॉन्ड। मैंने आपको बताया था रेजोनेंस होने के लिए 3 कंडीशन है, जी पी ऑर्बिटल हो और पी ऑर्बिटल एडजेसेंट हो, दोनों कंडीशन फॉलो है। लेकिन तीसरी कंडीशन जो मैंने बोला था कि रेजोनेंस के लिए, कंजुगेशन के लिए जो पी ऑर्बिटल्स हैं वो सेम प्लेन में होने चाहिए। ये जो पी का ऑर्बिटल है इसमें जो लोन पेयर है ये इसके साथ कंजुगेशन में है, रिंग के पी ऑर्बिटल के साथ, और ये जो ऑर्बिटल है, ये जो ऑर्बिटल है पी का, ये रिंग के पी ऑर्बिटल के साथ कंजुगेशन में नहीं है। तो ओनली एक ही लोन पेयर कंजुगेशन में आएगा। तो कभी भी आप ऑक्सीजन के दोनों लोन पेयर को पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट मत कर लेना, अगर वो कंजुगेशन में है भी तो एक ही देगा ये। ठीक है, सो यहाँ कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे भाई, 2 पाई बॉन्ड है तो 4 तो ये हो गए, प्लस एक जो इसका लोन पेयर है वो क्या है, दोनों ही हैं डीलोकलाइज, लेकिन देगा एक ही। तो ये जो लोन पेयर है ये प्योर पी ऑर्बिटल में है, तो कंजुगेशन में होगा तो पाई इलेक्ट्रॉन गिना जाएगा, तो 2 और गिनेगा, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। और इसका नाम होता है फ्यूरान, इस कंपाउंड का नाम फ्यूरान होता है, ये एरोमेटिक होता है। ठीक है, तो ये सारा मैंने आपको आज बता दिया है लोन पेयर्स के बारे में। अब जो हमारा